वीडियो नंबर 2 वीक 13। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे बिज़नेस इंटेलिजेंस की और अब हम थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि बिज़नेस इंटेलिजेंस होती क्या है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर अभी फ़र्दर इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। अच्छा, अगर हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर हम अपने बीआई के कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो बेसिकली होता ये है कि हमारा जो बिज़नेस इंटेलिजेंस में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से देखें, अब सिंपल सी अगर एक एग्जांपल यहाँ पर दी जाए तो आपको समझ आ जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो डेटा जो होता है उसका कोई सिंगल सोर्स नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपने कस्टमर का फीडबैक चाहिए, मुझे मार्केट ट्रेंड्स चाहिए, मुझे ग्लोबल चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम सिंपली अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो ऑयल प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही हैं, ये प्लस हमारे पास सेंक्शंस हैं नहीं है, हमारी इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, ये तमाम जो सोर्सेज हैं इनका हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम जब बात करते हैं बिज़नेस इंटेलिजेंस की, तो उसमें हमारे पास एक सोर्स का डेटा नहीं होता, या अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में हो या किसी शख्स के माइंड में हो कि सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में भी हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, और फिर अगर हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसको फिर हमारे पास हम स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउसेस की हम बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, डेटाबेस की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि डेटाबेस आपके पास एक छोटा स्केल पर होता है। डेटा वेयर हाउस इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा, जहाँ पर हमारे पास ओवर नंबर ऑफ़ ईयर्स का भी डेटा मौजूद होता है, पास डेटा भी मौजूद होता है। तो जब हम डेटा वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो इसमें हम लार्ज डेटा या बिग डेटा की बात करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पर जो हमारे पास डेटा होगा, दैट विल बी, उसका जो एक स्कीमा होगा वो पहले से प्री डिफाइंड होगा, और उस स्कीमा के मुताबिक ही हमारा तमाम डेटा ट्रांसफॉर्म होगा, तब्दील होगा। ठीक हो गया। फ्रॉम डेटा वेयर हाउसेस हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उस पर हम उसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, उस पर हम क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं, या हम उस पर कोई एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। इस तमाम प्रोसेस को हम ETL भी कहते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो यहाँ पर आपको ये डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आती होगी, यहाँ पर आपको लोड में ये सिमेंटिक लेयर नज़र आती होगी। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक मीन्स मीनिंग। ठीक है, आप किसी चीज़ की अगर सिमेंटिक्स देखना चाहते हैं, दिस मीन्स कि आप उसकी मीनिंग्स देखना चाहते हैं। तो अब डेटा में, जैसे हमने अभी अपनी लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम बेसिकली एनालिसिस कर रहे ही क्यों हैं, हम ये बिज़नेस इंटेलिजेंस की बात ही क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले सकें, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकें। तो ये हमारे पास वो सिमेंटिक लेयर होगी, जिससे डेटा जब पास होगा तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें क्या करेगी, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग बिजनेस ट्रेंड्स फ्रॉम पास्ट। ठीक है, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में जैसे मैंने आपको कहा ना, पुराना डेटा भी पड़ा होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स का। एंड हेल्प इन टेकिंग लुक्रेटिव बिजनेस स्टेप्स इन फ्यूचर। और हम इन जो हमारे पास डेटा आता है, ट्रेंड्स आता है, पैटर्न्स आते हैं, उनको हम देखते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। देन हमारे पास हमें समझ आने लगती है कि जी हमने कहाँ कहाँ हमारे पास बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, या पास्ट में हम क्या जो प्रैक्टिसेस थे वो मुनासिब नहीं थी, उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, या हमें मार्केट ट्रेंड हमें क्या बता रहे हैं कि हम अपनी जो बिज़नेस है उसकी मार्केटिंग में क्या चेंजेस करें, या हमारे कस्टमर की फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है। तो इस किस्म के अट्रैक्टिव हमें बिज़नेस स्टेप्स लेके हम अपने बिज़नेस को आगे ले जाकर नए मॉडर्न तरीक़ों पे हम उस पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ठीक हो गया। और BI जो है हमारे पास हमारे बिज़नेस को डायनामिक बनाती है। और ये अब जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, जैसे मैंने आपको अमेज़ॉन की एग्ज़ाम्पल दी, आपकी जितने भी नई मॉडर्न बिज़नेस हैं इसकी एग्ज़ाम्पल दी, उसमें कंपनीज़ ने जो बड़ी कंपनीज़ ने जो एक ट्रमेंडस ग्रोथ शो की है, उसमें बिज़नेस इंटेलिजेंस का भी ये काफ़ी रोल है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिज़नेस इंटेलिजेंस की हिस्ट्री को कैसे इमर्ज हुआ, फिर आगे कहाँ अब हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें हमें कुछ चीज़ें और भी पता चलेंगी जो टेक्निकली हमें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करते हैं कि जो टर्म था बिज़नेस इंटेलिजेंस का, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1800s में, उसके मिड में। रिचर्ड मिलर थे, उनने ये अपना काम पब्लिश किया था, और उनने क्या कहा, उनने कहा कि जी बिज़नेस इंटेलिजेंस एक ऐसा टर्म है जिसमें हम जो हमारे पास डाटा होता है, ठीक है,
उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को फिर हम अपने बिज़नेस को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और उनका जो काम था वो एक बैंकर थे, उन पे उनने उसको स्टडी किया और उन उस बैंकर का नाम था हेनरी फर्नेस था। ठीक है। तो वो क्या करते थे, हेनरी जो थे वो अपनी जो बैंकिंग को अपने जो डाटा होता था, बैंकिंग जब करते थे उसमें डाटा लिखते जाते थे और फिर उस डाटा को एनालाइज करते थे। उस डाटा को एनालाइज करने के बाद उससे जो उन्हें मीनिंग समझ आता था उस मीनिंग के मुताबिक अपनी बैंकिंग को चेंज करते थे। एज अ रिज़ल्ट हमें क्या हुआ, हेनरी को ये पता चला कि जी इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है और उनका बिज़नेस ग्रो करने लगा, उनकी बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी आने लगी। तो जो रिचर्ड थे उनने इसी को एज अ केस स्टडी लेके अपना काम पेश किया और लोगों को, पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर हम अपना डाटा को प्रॉपरली स्टडी करें तो उससे हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और इस टर्म को उन्होंने क्या कहा, बिजनेस इंटेलिजेंस का। विद द इंक्रीज अमाउंट इन डाटा और स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारी बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास डेटा मैनेजमेंट टूल्स भी बढ़ते गए। तो जब कंप्यूटर इंडस्ट्री आई तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो गई, क्योंकि जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है एंड फॉर अ ह्यूमन अगर पेपर और पेन से हम काम करने लगें तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो जैसे हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, फिर हमारे पास अच्छी डेटाबेस DBMS आने लगे, तो हमारे पास एक और होप आई कि हम ज़्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 1960s में DBMS आए, ठीक है, जिसे हम DSS कहते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिनने हमारे पास BI की फंक्शनैलिटीज़ मतलब प्रॉपर्ली हमने BI की तरफ आ गए और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को हम ऐड करने लगे। फिर 1988 में हमारे पास मल्टीपल डेटा एनालिसिस कंसोर्शियम हुआ रोम में, और तब से हमारे पास जो ये बिज़नेस इंटेलिजेंस की थी डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई। हमारे पास जो सिंपल डिसीजंस थे, अब जो हमारे पास बिज़नेस इंटेलिजेंस थी वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन में भी अपना रोल प्ले करने लगी। 1989 से लेकर और 1990s में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हमारे पास एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, ओलैप जिसे कहते हैं, और हमारे पास फिर हार्वर्ड और डेंसर ने हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस का काम स्टार्ट किया और अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है। और अब आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, और उसके बगैर आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो उसके बगैर काम नहीं करती। ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। बिज़नेस BI के दो वर्जन्स हैं जो अभी तक हमारे सामने आए। बेसिकली ये इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। ये एक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। लेकिन जो आप वर्जन्स की बात करते हैं, वर्जन्स आपको ये बताते हैं कि क्या कोई मेजर चेंज आया जिसकी वजह से हम एक वर्जन से दूसरे वर्जन में आए। ठीक है। तो जैसे हमने कहा था कि 1990 से बिज़नेस इंटेलिजेंस का टर्म प्रॉपरली यूज़ होने लगा, और उसके बाद से यहाँ पर वर्जन्स आना शुरू हो गए। ठीक है। तो पहले वर्जन में हमारे पास क्या क्या है, द मेन फंक्शंस प्रोवाइडेड वर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। पहले वर्जन में आप डेटा कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, उसको एनालाइज कर सकते थे और डेटा को विजुअलाइज कर सकते थे, यानी देख सकते थे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स आप देख सकते थे। However, some problems were faces were organizations were facing, जिसमें हमारे पास सबसे जो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करने के लिए सिर्फ टेक्निकल लोग ही होते थे, और जब कोई इन्हें एनालिसिस करनी थी या कोई चीज़ करना चाहते थे आम एम्प्लॉयज़ या आम लोग, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता था। तो उसके लिए आपके पास एक ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर स्किल्स होने चाहिए थे। और जो हमारे पास इवन जो टेक्निकल लोग थे जब वो उस पर काम करते थे तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ठीक है। तो दो फैक्टर्स थे, एक जो हमारे पास जो बिज़नेस इंटेलिजेंस का वर्जन नंबर 1 था उसमें आपके पास टेक्निकल स्किल्स वाले लोग ही सिर्फ इस बिज़नेस इंटेलिजेंस के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा, जब भी वो एनालिसिस करते थे तो इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये जो प्रॉब्लम थी इनको लोगों ने एक्नॉलेज किया, ठीक है, और महसूस किया कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस 2 आया, तो इसमें जो ये दो प्रॉब्लम्स थी जो हमने वर्जन 1 में फ़ेस की उसको रिमूव की गई, कि अब हमारे पास इतना यूज़र फ्रेंडली हो गए हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स एंड टेक्निक्स के, उसे नॉन टेक्निकल लोग भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब हमारे पास रियल टाइम डेटा एक्सेस है, यानी हमें रियल टाइम डिसीजंस भी मिलती हैं। ठीक है। और हमारे पास
जो हमारे पास की ट्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी ऐड किए जा रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें अब आपके पास कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की जा रही है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अब अगर मैं एक डिसीजन लेने लगा हूँ तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की डेटा हुई पर वो डिसीजन क्या होगी, मुनहसर नहीं होगी, बल्कि उसमें जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं वो भी होंगे। जैसे हमारे पास अभी कोविड की सिचुएशन थी, हमारे पास ऑयल प्राइसेस हैं, डॉलर का ये क्या है फ्लक्चुएशन, पावर क्राइसिस, ये तमाम चीज़ें भी अब आपकी बिज़नेस इंटेलिजेंस में एक बिज़नेस के लिए उसकी डिसीजन में अब शामिल होती हैं। तो हमारे पास ही हम वर्जन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। हम अपनी वीडियो नंबर 2 को एंड करते हैं, हम बाकी चीज़ें अपनी वीडियो नंबर 3 में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।